नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। पिछले 24 घंटे से जो एक खबर की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई पड़ रही है वो है भारत और चीन के संबंध में जो पूर्वी लद्दाख में जो गतिरोध बना हुआ था उसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हो गया है। तो कई लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि इतने लंबे गतिरोध के बाद ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस अचानक से कैसे शुरू हुआ, और अगर हुआ है तो इसके आगे और पीछे की कहानी क्या है। इसको लेकर राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म को लेकर अच्छी खासी राजनीति बीजेपी और कांग्रेस के बीच में शुरू हो गई है। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको इसके डिटेल्स बताऊं, हमें यह जानना जरूरी है कि संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इतनी दौर की बातचीत, 9 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर, और अब दोनों देशों ने मिलकर यह डिसाइड किया है कि डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस यानी कि पीछे हटने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और इस बयान के दौरान राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि इतने महीनों में हमने 1 इंच भी जमीन चीन को नहीं दिया है। साथ में उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया कि भारत की जो सेना है वो फिंगर 3 एरिया में जाएगी और जहां तक चीनी सेना का सवाल है वो फिंगर 8 में जाएगी। और उन्होंने कहा कि जब ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो उसके 48 घंटे में ही बाकी जो जगह है उनको लेकर जितने भी समाधान करने हैं, जो भी समस्याएं हैं भारत और चीन के बीच की, तो उन पड़ावों पर बात की जाएगी। इस बयान से हड़कंप मच गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल देर शाम और उसमें 8 बड़े सवाल खड़े किए। उसके बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि देखिए ये कैसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत की जमीन का टुकड़ा चीन को दे दिया। और क्या कहते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जो फिंगर 4 का एरिया है वो हमारी स्टेटस को की पोजीशन थी, तो अगर हम फिंगर 3 पर आ गए हैं तो यानी फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच का की जो जमीन की टुकड़ी है वो भारत ने चीन को दे दिया है। साथ में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्री आखिर गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और देपसैंग जो सबसे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस माने जाते हैं उनके बारे में उन्होंने कोई बयान क्यों नहीं दिया। और इन्हीं सब चीजों को लेकर जितने भी मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि जो चाइना की जो पॉलिसी है उसको टैकल कर ठीक से नहीं किया भारत की सरकार ने, उसमें विफल रही। तो इन सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जिसको लेकर जो जमकर राजनीति हो रही थी, तो राजनाथ सिंह दोनों सदनों में बोलने के बाद आज फिर उन्होंने अपनी सफाई दी और मोटा मोटा उन्होंने वही बातें सब रिपीट की, सिवाय इसके कि उन्होंने ये कहा कि फिंगर 8 पर एलएसी है, फिंगर 3 पर नहीं, और मीडिया जो खबरें दिखा रहा है वो भ्रामक जानकारियां दे रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 1962 में जो अग्रीमेंट हुआ था तो उसके हिसाब से चीन के अवैध कब्जे में भारत की 83,000 वर्ग स्क्वायर मीटर तक जमीन या उससे अधिक जमीन चाइना के कब्जे में है। तो ये सारी बातें उन्होंने सफाई में कही हैं और फिर से दोहराया कि भारत ने 1 भी इंच जमीन चीन को नहीं दिया है। 9 महीने के गतिरोध के बाद ये बड़ी अच्छी खबर आई है कि भारत और चीन ने दोनों ने एक डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस स्टार्ट करी है। हालांकि ये प्रोसेस अभी शुरू हुई है और इसमें सिर्फ टैंक्स और बीएमपीज जो है ये अभी पीछे हटने दोनों देशों के शुरू हुए हैं, लेकिन ये एक शुरुआत है। और पहले भी मैंने इस बारे में बात की है कि ये शुरुआत पेंगोंग त्सो के नॉर्थ और साउथ बैंक दोनों से शुरू की है। यानी कि नॉर्थ बैंक जो कि आप लोग भली भांति हैं, जहां पर चाइना ने 15 अप्रैल के बाद एक इंग्रेस किया था फिंगर 8 से फिंगर 4 की तरफ, और उसके जवाब में भारत ने एक बहुत ज़बरदस्त मनूवर किया था 29-30 अगस्त की रात को, जब हमने जो है साउथ ऑफ पेंगोंग त्सो में जो रेजांगला, रेचिनला और स्पंगुर गैप के दोनों तरफ की पहाड़ियां हैं उनको काबू में किया था। तो यहाँ पर फाइनली ये 9 कोर कमांडर लेवल के टॉक्स होने के बाद और काफ़ी गतिरोध होने के बाद ये जो है एक बड़ी अच्छी खबर है कि ये शुरू हो गया है। और
काफ़ी और एरियाज़ हैं जहाँ पर कि अभी गतिरोध बचा हुआ है, लेकिन ये अच्छी बात है कि सेक्टर वाइज सेक्टर जो है हम इस गतिरोध को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो राजनीति की बात हो गई कि किस तरीके से कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाता है, बीजेपी कांग्रेस को आरोप लगाता है कि देखिए अगर प्रधानमंत्री के 56 इंच का सीना है तो वो एलओसी पर अपने 56 इंच की छाती वो दिखा सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन जब चाइना की बारी आती है तो चाइना से भारत डर जाता है। ये तो राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स हो गई कि किस तरीके से राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स में बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को आईना दिखाते रहते हैं। लेकिन जो सीरियस इशू है, जो गंभीर मुद्दा है कि भारत और चीन के बीच की जो बाउंड्री इशू है, यानी कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, वो कितना पेचीदा है कि कोई भी सरकार उसे रिजॉल्व नहीं कर पाई है। नेहरू जी के जमाने से ये देखा जा रहा है कि चाहे कांग्रेस हो और उसके बाद चाहे कोई भी सरकार आई हो, ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, इससे रिजॉल्व करने में कोई भी पार्टी सफल नहीं हुई है। हाँ, उसको राजनीति के लिए जरूर इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे थर्ड फ्रंट हो, कोई भी सरकार जो पिछले कार्यकालों में भी रही हो, उसके लिए चाइना इतना पेचीदा क्यों हो जाता है। तो ये जो राजनीति हमने देखी पिछले 24 घंटे में, ये एक उसी का आईना है कि ये राजनीति कितनी पेचीदी है जब चाइना की समस्या आती है। अब रही बात डिसएंगेजमेंट की, तो डिसएंगेजमेंट के लिए हमें यह समझना चाहिए कि 9 महीने से जो बातचीत हो रही थी, जिसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था, लोग ये भी कह रहे थे कि ये जो पूरा स्टैंड ऑफ है, गतिरोध है, ये और लंबा चल सकता था। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि डिसएंगेजमेंट की बातें शुरू हो गई। अब हमें यह समझना होगा कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन चाइना के संदर्भ में हमें कितना भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जब गलवान वैली में 20 भारत के सैनिक मारे गए थे और शहीद हुए थे, तब क्या हुआ था? डिसएंगेजमेंट के ठीक 10 दिन बाद इस तरीके की घटना सामने आई थी जहां पर 20 जवान शहीद हो गए थे। इसलिए जब ये डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई है तो यहां पर सरकार को इस डिसएंगेजमेंट के टर्म्स और रेफरेंस को क्लियर करना जरूरी है। और जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती, जब तक इस पर कोई सफाई नहीं दी जाती है सरकार की तरफ से या मिलिट्री या आर्मी के पर्सनल्स की तरफ से, तब तक शायद ये सवाल बने रहेंगे कि क्या टर्म्स और रेफरेंस थे, हमने कितना गंवाया, कितना खोया। इस तरीके के सवाल बार बार आते रहेंगे। अब रही बात भरोसे की, तो जो ट्रस्ट डेफिसिट है, हमने देखा है कि भारत और चीन के संदर्भ में जब भी चाइना कोई चीज कमिट करता है तो वो मैच नहीं कर पाता है अपने कमिटमेंट्स के ऊपर, और इसका नतीजा ये होता है कि भरोसे की बेहद कमी हो जाती है। और अगर राजनाथ सिंह का आप बयान गौर करें तो उन्होंने साफ कहा था कि ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है ये फेज्ड होगा, यानी कि फेज वाइज किया जाएगा, कोऑर्डिनेटेड होगा, यानी कि आपसी समझौते से होगा, और तीसरी जो एक बहुत जरूरी चीज कही कि वेरीफाइबल होगा, यानी कि हर स्टेप पर जब डिसएंगेजमेंट होगा। और इस डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के दौरान ये कहा गया है कि पिछले 9 महीनों में जितनी पोस्ट्स हैं, जितने टेंट्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स दोनों देशों ने अपने बीच बचाव के लिए खड़े किए थे, उन स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल किया जाएगा। तो जब हम वेरीफाइबल शब्द इस्तेमाल करते हैं, जब राजनाथ सिंह ने कहा कि ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस वेरीफाइबल होगा, तो आज सवाल ये उठता है कि हम वेरीफाई कब करेंगे? जब भारत के पास जो सर्वेलेंस है, इंटेलिजेंस है, रिकॉनेसेंस की जो कैपेबिलिटीज हैं, उनको अच्छी तरह से हम क्या एक्टिवेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर भी अभी बहुत सारे सवाल हैं। और एक नहीं, कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि जो वेरीफाइबल डिसएंगेजमेंट है उसमें पूरी तरह से हमें सफलता मिलेगी, इस पर लोगों को अभी डाउट है। और अगर ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है तो शायद जितने सारे स्टैंड ऑफ्स अभी तक हमने देखे हैं भारत और चीन के संदर्भ में, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये वाला जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है ये उसी श्रृंखला का हिस्सा बन जाए। और ये कौन सी श्रृंखला की मैं बात कर रही हूं? इसके पहले हमने देखा है कि किस तरीके से नाथुला का एक स्टैंड ऑफ हमने देखा था, सुमदुरोंग चू का देखा था, फिर डोकलाम का हमने देखा। तो
वेरीफाइबल डिसएंगेजमेंट के लिए हमने अपनी रिकॉनेसेंस और जो इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज हैं और सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज हैं उन्हें बहुत अच्छे से एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है ये, क्योंकि पिछले साल से कुछ करीब चीन ने कुछ 60,000 सैनिकों को मोबिलाइज किया और भारत भी इतना शायद मोबिलाइज कर चुके हैं। तो एक ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस उन्होंने कहा है कि नॉर्थ बैंक पानकुंगसो में ईस्ट ऑफ फिंगर 8 पॉइंट वहाँ से चीन लोग हटाएंगे वहाँ तक, और भारत फिंगर 3 जो धन सिंह थापा कैंप हैं वहाँ तक उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के सैनिकों को वहाँ पे डिसएंगेज होगी। हम ये विश्वास करते हैं, लोग सरकार के साथ है कि जो परिस्थिति आज है जहाँ दोनों देश विड्रॉल के परिस्थिति में हैं, क्या भारतीय सेना इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेगी या चीफ ऑफ डिफेंस जो है वो इस बात पर अगर कुछ स्पष्टीकरण देंगे तो शायद उससे जो है लोगों के मन में जो ज़रा भी आशंका है कि क्या भारत के एरिया में चीनी सेना थी पिछले जो गालवान का हादसा हुआ था उसके बाद से, उस पर अभी तक जो क्लैरिटी नहीं है। शायद भारतीय सेना जो है वह रक्षा मंत्री की इस बात पर पुष्टि कर सकेगी और उसके बाद लोग जो है ज़रूर इस सरकार के साथ आएंगे, ज़रूर इस सरकार का समर्थन करेंगे कि जहाँ तक भारतीय सीमा की सुरक्षा की बात है हम सब बिल्कुल निश्चिंत हैं। अब रही बात कि क्या इस डिसएंगेजमेंट से जो वाकई में भारत और चीन के बीच की जो बाउंड्री की समस्याएं हैं वो हल होती हैं या नहीं होती। आज मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की और उन्होंने यही कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, ऐसा लगता नहीं कि इस डिसएंगेजमेंट से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होगा, क्योंकि राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि जब ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा उसके 48 घंटे बाद जो बाकी समस्याएं हैं जैसे कैलाश हिल्स, डीप सैंग, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, ये जो सारे इश्यूज हैं ये बड़े इश्यूज हैं जहां पर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भारत का बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो वो ज्यादा पेचीदी चीजें हैं और उसे कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं है। तब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं है तो दोनों देश किस तरीके का मैसेज देना चाह रहे थे? क्या ये एक बायलैटरल मैसेज था, यानी कि दोनों देशों के लिए मैसेज था, या इंटरनेशनल मैसेज था? अब इसे मैं समझाऊंगी। बायलैटरल मैसेज कम लगता है क्योंकि दोनों देशों के बीच जो भरोसे की कमी है वो उन्हें पता है कि हम सीरियसली इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं लेकिन पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये जो गतिरोध है, जो स्टैंड ऑफ है, ये और लंबा चल सकता था, हो सकता है पूरा 2021 या 22 में भी ये जा सकता था, लेकिन कुछ ना कुछ दबाव जरूर था। और क्या दबाव था? अगर हम चीन के राष्ट्रपति की बात करते हैं, शी जिनपिंग की, तो उनको लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि महामारी के दौर में उन्होंने अपने विस्तारवाद की पॉलिसी को और चमकाया, उससे उनकी छवि खराब हो रही थी। भारत की अगर हम छवि की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा था कि चाइना पॉलिसी उनकी फेल हो गई है और चाइना से जितनी भी जो बाउंड्री की समस्याएं हैं या फिर इकोनॉमिक और ट्रेड की जो समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, उसे समाधान करने में भारत विफल नजर आ रहा है। और ये जो विफलताएं दोनों देशों की नजर आ रही थी, जिसकी वजह से दोनों लीडर्स, चाहे वो शी जिनपिंग हो या भारत के प्रधानमंत्री हो, उनकी छवि खराब हो रही थी। वो चीज एक ऐसे समय में आ रही थी जब अमेरिका में एक नया शासन काल शुरू हुआ, यानी कि जो बाइडेन और कमला हैरिस का जब कार्यकाल शुरू हुआ, तो उस समय के लिए शायद ये दोनों देश एक संदेश देना चाह रहे थे। और इसलिए मैंने कहा कि ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस एक बायलैटरल मैसेज नहीं बल्कि इंटरनेशनल मैसेज है। तो अगर ये है तो मैं यही कहूंगी कि जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है वो शांति के लिहाज से, शांति वार्ता के लिहाज से एक सराहनीय कदम है, अच्छा कदम है। लेकिन अगर कोई इसे ये कहता है कि अब चाइना पर हम बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, तो ये शायद भूल होगी।
और ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है इसे पूरे होने में भी अभी कई हफ्ते लगेंगे। और जैसा मैंने कहा कि हमें गलवान वैली का इंसिडेंट भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि डिसएंगेजमेंट के ही ठीक 10 दिन बाद जब 20 सैनिक मारे गए थे, तो क्या भरोसा कि जो आगे का डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है वो पूरी तरह से सफल होगा। लेकिन दोनों देशों को इस समय क्योंकि भरोसे की बहुत कमी है, इसलिए हम आंख नहीं बंद कर सकते हैं जहां तक चाइना का सवाल है। इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।